चलिए देखते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, आरआरबी एनटीपीसी द्वारा ये बुक जारी किया गया 2025 का है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का ये बुक है, रेलवे भर्ती बोर्ड का। ठीक है, इसमें समान अध्ययनवाद सब हम लोग पूरा इसमें 1 बाय 1 देख लेंगे। मेरा इसमें पीडीएफ में जाके यूथ पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मेडाइवल हिस्ट्री पहला चैप्टर है अरब एवं तुर्की आक्रमण। मोहम्मद गजनबी मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रमानुक्रम क्या है? कौन सा है? दूसरा नंबर है, सॉरी तीसरा नंबर 2 4 3 1, यानी मोहम्मद गजनबी जो कि 1998 से 1030 ईस्वी तक रहा, मोहम्मद गजनी। उसके बाद है मोहम्मद गौरी जो कि 1773 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहा। उसके बाद है चंगेज खान जो कि कब से कब तक? चंगेज खान जो है कब से कब तक? 1206 से लेकर 1227 ईस्वी तक। उसके बाद है तैमूर जो कि 1370 से लेकर 1405 ईस्वी तक रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है? अल बुरूनी। किसने लिखा है? अल बुरूनी ने। यानी अल बुरूनी एक फारसी विद्वान लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनकी जन्म खीवा ख्वारिज में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अल बुरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बुरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल बुरूनी प्रथम मुसलमान था। अल बुरूनी प्रथम मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? अल बुरूनी। यानी अल बुरूनी की उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? महमूद गजनबी के साथ। किसके साथ था? महमूद गजनबी। अब दिल्ली सल्तनत अब गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक या शासिका 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। यानी मामलुक कहा जाए तो मामलुक साम्राज्य 1206 से लेकर 1290 तक चला था। 1236 में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। अब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान की दिल्ली की सुल्तान बनी। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों से को गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। यानी इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द
फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किससे यह उपाधि प्रदान की गई थी? किसे की गई है? जमाल उद्दीन याकूत को। यानी जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। अब सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर शिकार का पद दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गए थे। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना था और पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम क्या है? पहले था गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नहीं, इसी में 1206 ईस्वी में 1206 से 1256 ईस्वी के बीच अवधि के दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 राजवंश शामिल है जो निम्न है, जैसे मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1330 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब एक खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्यपूर्ण नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार के निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 14.5 मीटर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण मीनार अधूरी रह गई और अलाई मीनार को कुश्ते सीरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ से। यानी रानी पद्मावत का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन से 7 माह तक युद्ध होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया।
जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन को किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर कर। क्या है? लघु उद्योग पर कर। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1616 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज आधार पर लगान राशि निश्चित की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी के तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेना राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। अब है अगला चैप्टर तुगलक वंश के बारे में। कौन है? तुगलक वंश, यानी मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। ठीक है, इन कहना चाह रहा है बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहांपनाह शहर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसका मूल निवासी था? मोरक्को का। किसका था? मोरक्को का। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसके लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। अब अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? उन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। कौन है? मोरक्को की। कहाँ का है? मोरक्को। अगला क्वेश्चन है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत के। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत में। कब आया था? दिल्ली सल्तनत में। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा की थी। अब अगला क्वेश्चन है रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। इब्न बतूता है। क्या है? इब्न बतूता। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका में निवासी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। अब है यानी इतिहासकारों का मत है कि 1214 से 1526 ईस्वी तक भारत का शासन करने वाले 5 वंशों में सुल्तानों में
शासनकाल के दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है? ये वंश थे गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक, लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक, 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, किसके लेखक हैं? गिरीश कर्नाड। किसके है? गिरीश कर्नाड। तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखी गई 1946 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक है। किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें से दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी किस स्थान पर बदली? दौलताबाद। कहाँ बदली है? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड टाइम्स ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक ने दोकानी नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलाई थी। चलिए अगला चैप्टर है, लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रणाली पैमाना सिकंदर लोधी ने प्रचलित कराया। अब अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कौन है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। यानी कुतुब मीनार के पास एक स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी मस्जिद निर्माण प्रथम मस्जिद मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? पंजाब में। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? पंजाब में। यानी किला मुबारक पंजाब में बांडीडा में बना है। इस किले का निर्माण लगभग 90 और 110 ईस्वी में हुआ इसका प्रतीक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रह चतुर्थ बिसल देव द्वारा बनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? कुतुब उल दीन ऐबक के द्वारा। यानी कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में ही एक मंजिल का निर्माण करवा पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इस्लामिक शिल्पकाल जो कुतुब मीनार
एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है। भारत किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। किससे है? दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला है। अब देख लेते हैं कुछ इसके इमारत है, शासक और स्थापना। रायदीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दिल्ली में। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। शेर निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बनवाया था। अब अगला चैप्टर है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। कृष्णदेव राय किसके वंश से संबंधित है? तुलु वंश से। किससे थे? तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक संबंधित है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला का द्रविड़ स्थापत्य शैली है? हम्पी। कहाँ है? हम्पी में। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है विट्ठल मंदिर स्मारकों को इनमें से किस समूह में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह से। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह से। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? भगवान शिव के। किसके है? भगवान। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में स्थित है, जिसे पंपापति नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोकमहादेवी ने विक्रमादित्य की पांचीपुरम के पल्लव राजा विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कराया था। अब अगला क्वेश्चन है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? संगम वंश का। किसका है? संगम वंश का। हरियर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश व आराविडु वंश ने शासन किया। बुक्का प्रथम 1356 से लेकर 1377 ईस्वी के संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। अब अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तुलु वंश के। किस वंश से? तुलु वंश से। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिसने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। अगला क्वेश्चन है हम्पी किसकी साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय का। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने 16वीं यानी 1509 से लेकर 1529 तक शताब्दी में शासन किया।
अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? ये स्टार मारा गया है। यानी गोलकोंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुब शाह राजवंश को मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। अब विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। यानी विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम द्वारा बुका प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरा को दुनिया का समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडहरों के ही अवशेष के रूप में उपस्थित है। इन खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाशन में लाया गया था। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में। क्या है भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन? विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजकुमारी थी। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान की चौकारी कुडकी गांव में 1498 में हुआ था। 13वीं वर्ष की उम्र में मेवाड़ को महाराणा सांगा के पुत्र और युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, दासबोध मुख्य रूप से किसकी रचना और उपदेशक का संकलन है? समर्थ रामदास का। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र को तेजस्वी संत श्री समर्थ दास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की, जिसमें किसके अध्ययन विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञान करने पर आधारित है? 59। कितना अध्ययन? 59 अध्ययन पर। मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों के ज्ञान करने का निदान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी? मेड़ता। कहाँ का? मेड़ता की। अब मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। क्या थी? यानी मीराबाई जो थी, मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा का विवाह मेवाड़ा के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैत दर्श के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म समाज सद्गुण का साकार रूप है। अब अगला क्वेश्चन है, 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षण मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। किससे? पंजाब से। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब, लाहौर, आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित है। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह के आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध है। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरिमंदिर साहब की नींव रखी। और अगला क्वेश्चन है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और इन्होंने चिश्ती परंपरा की नींव डाली। अब अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। कबीर की वाणी का संकलन बीजक के रूप में हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल काल। क्या है मुगल काल? बाबर। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल किसी की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। 11 वर्ष के। कितना? 11 वर्ष के। यानी बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना की जागीर का शासक था। पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुसलमान व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीर-उद-दीन। क्या है? जहीर-उद-दीन। यानी बाबर का पुराना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब अगला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में। बाबर ने इब्राहिम लोदी कब हराया था? 1526 ईस्वी में। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया तथा बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध से लोदी वंश को समाप्त कर दिया, मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगाबाद। ठीक है। यानी भारत मुगल साम्राज्यों के प्रमुख सम्राटों का कालक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हुमायूं आया जो कि 1530 से लेकर 1540 है। पुनः 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इस प्रकार मुगल सम्राटों के कालक्रम का सही क्रम है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तुलुधमा क्या है? तुलुधमा क्या है? तुलुधमा बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुधमा युद्ध नीति का इस्तेमाल, युद्ध नीति है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युद्ध नीति, जिसमें पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासक का सुल्तान नहीं कहा जाता था? मुगल को। किसे? मुगल को। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था उसका उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर है। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका उल्टा क्रम इस प्रकार होगा: बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 1857 ईस्वी तक, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी, शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक, अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अब है शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था?
जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? शेषासुरी था। क्या था? शेषासुरी। निशेषासुरी ने 1542 ईस्वी में बंगाल के सोनारगांव से सिंध प्रांत तक सड़क मार्ग पक्की का निर्माण करवाया गया। इसमें सड़क का आजम ए शेरशाह मार्ग नाम से जाना जाता है। अब है अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेषाह ने। शेषाह का मकबरा, शेषाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेषाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। शेषाह ने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण सोन नदी के तट पर करवाया था। अब है शासक और मकबरा स्थल के बारे में जान लेते हैं। बाबर का मकबरा जो काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहजहां लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा शाहजहां लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है, सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी में है। अब अकबर के बारे में जानते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था? हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था? हेमू को। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। अब अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी। किसने किया था? चांद बीबी ने। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुसलमान महिला योद्धा थे। अब अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और उस शासक का राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे, उसका निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी जॉन जूडन शाहजहां, ये मिलान नहीं है। जो कि राल्फ फिंच अकबर, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, मार्को पोलो पांड्यराज साम्राज्य। यानी राल्फ फिंच इंग्लैंड का व्यापारी था जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1583 से 1591 से भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सम्मिलित है? औरंगजेब, मनुची। औरंगजेब क्या है? मनुची। सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश जहांगीर था। सर थॉमस स्टेफेंस अकबर थे। निकोलो मनुची इटली, जो कि शाहजहां, और औरंगजेब पीटर मुंडी ब्रिटिश शाहजहां था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का साम्राज्य के रूप में राजाभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। तख्त अकबरी नामक मंच 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान खान बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान था जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने पर अकबर ने उन्हें खान का उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? किसे किया गया? बैरम खां को खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बैरम खां को खान से उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर कब सम्राट बना था? 1556 में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था।
वह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति। क्या था? सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार ये सुलह कुल का आशय सार्वभौमिक शांति था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था, जिसे अकबर ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खान पूजा घर का निर्माण कराया गया था? कब कराया गया था? यानी अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री के प्रश्नों पर के वाद विवाद हेतु फतेहपुर सीकरी में 1575 में इब्न इबादत खान का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत में लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, यानी अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। ठीक है। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? कहाँ सीट थी? दिल्ली में। यानी अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अब आते हैं कुछ जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सूरत पहुंचा, जहां से वहां मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया और 6 अप्रैल 1613 को जारी शाही फरमान से द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 1605 ईस्वी को नारुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। अब शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां की बेटी जहांआरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। जहांआरा शाहजहां की बेटी ने जहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। अब अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी के अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा है? वह शाहजहां और मुमताज महल द्वारा
का दूसरा पुत्र था, गलत है। यानी उसने आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, हाँ जाना जाता है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष औरंगजेब ने अपने भाई दारा के लड़ाई में निर्णय के रूप में हराया और अपने पिता के आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया, हाँ ये भी है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी, जी सॉरी क्वेश्चन नहीं आंसर है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के मुगल साम्राज्य का पतन हो चला, ठीक है, इसका मतलब तीसरा गलत है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को पराजित कर जून 1665 के ईस्वी पर पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है किसने राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? दिलरास बानू बेगम को। अब अगला चैप्टर है उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में जानते हैं। कौन है उत्तरवर्ती मुगल शासक? पहला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो कि 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी और मृत्यु 7 नवंबर 1882 ईस्वी मुगल सम्राट का अंतिम शासक था, ठीक है। इनका शासनकाल 1837 से लेकर 57 तक था। बहादुर शाह द्वितीय एक कवि, संगीतकार और शायर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह। यानी नादिर शाह जो था ईरानी नेपोलियन भारत का शासक था। इसने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया तथा दोनों के सेनाओं को करनाल का भीषण युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। अब अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक घटनाओं के उनके क्रमों का व्यवस्थित करें। क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, CADB, ठीक है। कलम का 22 जून 1555 ईस्वी हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद है 1739 में ईरान के फारस सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अगला है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अगला है 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मीर कासिम और सिराजुद्दौला की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हराया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम शाह अब्दाली भारत में किस एशिया देश से आया था? अफगानिस्तान से। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया जो असफल रहा। उसने 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है मुगल कालीन साहित्य। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत में इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ युग नहीं है? शाहजहां। कौन है? शाहजहां। अब फिर दौसी द्वारा रचित शाहजहां मुगल शासक के इतिहास के संबंध में विचारधारणीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा किन की पुस्तकों में विभाजित है? कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। अकबरनामा को 3 किताबों में विभाजित किया गया है। पहला है पुस्तक में अकबर के पूर्वज के बारे में, दूसरा पुस्तक में अकबर के शासनकाल के बारे में, और तीसरा पुस्तक आइन जिल्द ए अकबरी है। इसके रचनाकार अबुल फजल थे जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा
प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिससे उसके संपूर्ण व्यक्ति और काव्य कला के लिए सहारा गया है। हाफिज कौन है? हाफिज 14वीं शताब्दी के फारसी साहित्यकार हाफिज को उनकी गजलों के लिए जाना जाता था। उनकी कविताओं के संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के लिखे गए काव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पद्मावती की कथा है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल ने। आईने अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर को अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। अब अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। इसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। स्वयं शासक द्वारा निर्मित यह अधूरा होने के बावजूद एक शानदार इमारत है। अब अगला क्वेश्चन है, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी का बावड़ी या क्वींस स्टेपल इनमें से कहाँ स्थित है? राजस्थान में बूंदी। जल की मांग पूरी करने के लिए बनवाई गई 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपलेल राजस्थान के बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण 1699 से बूंदी शासक महाराज राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी उदयमती जी ने करवाया था। अब अगला अहिल्या किले का 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर में 18वीं शताब्दी में निर्मित देवी अहिल्या का किला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा में। यानी अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। सिकंदर आगरा में स्थित है। इस मकबरे के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य निर्माण सामग्री संगमरमर के साथ मिश्रित लाल बलुआ पत्थर है। अब अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा। यानी पहला, यह शहर प्लेग के अंत में चिन्हित करता है। ठीक है। इसने 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह से बनवाया था। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। गलत कौन था? सी, जो कि मेहराब कमरे की 4 मंजिलें और मेहराबों की दीर्घ को सहारा देता है। गलत है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक एवं मस्जिद है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारियों को उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग रोग के लिए। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? किसके द्वारा कराया गया है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। चार मीनार के निर्माण कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय
ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? इलाहाबाद में। कौन है? इलाहाबाद। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने पंजाब शहर में जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया जो जो है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। इनमें से जयपुर का जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी है। जयपुर के जंतर मंतर को साल 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला, यानी दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? यानी कौन सा नहीं है? चाबी की कुंडी जैसी आकृति की महसूस बेकल किला कासरगोड केरल में स्थित सबसे पुराना किला है। इसका निर्माण 1605 में केल्डी के शिवप्पा नायक द्वारा कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध हुआ है। अब अगला क्वेश्चन मैंने कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसने जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तशिल्पकारों में से एक था जिसने जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि सम्मानित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। जो गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? गोल गुंबद नहीं है, ये जो कि कर्नाटक में। गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में आगरा में नहीं बल्कि बीजापुर कर्नाटक के सुल्तान मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। अब अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा शब्द का उपयोग कट और फिट सुंदर चित्रों को बनाने के लिए उच्च पॉलिश वाले रंगीन पत्थरों को जोड़ने के लिए उपयोग की तकनीकी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था? बुलंद दरवाजा को। किसको कराया था? बुलंद दरवाजा। शाहजहां ने ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला, दिल्ली जामा मस्जिद, दिल्ली आगरा का किला, मोती मस्जिद तथा शालीमार बाग लाहौर का निर्माण करवाया, जबकि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब अगला आगे देखते हैं, मोहम्मद बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? आगरा का किला में। कहाँ है? आगरा के किला में। मोहम्मद बुर्ज जो कि एक 6 मंजिला इमारत है, इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के लाल किले में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा किस शहर में था? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह जामा मस्जिद का दक्षिण द्वार है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का अकबर ने। अब अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय प्राप्त के प्रतीक के रूप में बनवाया था? गुजरात के प्रतीक में गुजरात के जीतने के बाद। अब अगला क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का पहला ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैनिफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। यानी
अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, जो कि अलाई दरवाजा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, आप जो कि बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित दर्शनीय स्मारक है। अब आगे देखते हैं, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है? ताजमहल है। क्या है? ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अब आगे देखते हैं, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1404 यानी अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल किस में स्थित है? फतेहपुर कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह पिरामिड अकबर आकार में बना है। इसे हवा महल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी में के अंत में पूरा हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? फतेहपुर सीकरी का। स्थापत्य कला निर्माणकर्ता और स्थान का। आगरा का किला अकबर ने स्थान आकर आगरा में, जहांगीर महल अकबर ने आगरा में, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने दिल्ली में स्थापित किया। बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित है? जयपुर झुनझुन के खेतड़ी महल से, यानी झुनझुन के खेतड़ी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा 1770 ईस्वी में करवाया गया था। खेतड़ी महल से प्रेरित होकर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में भव्य और ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? वाडियार का। यानी कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था, जो 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राज की उपाधि से विभूषित किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1656 में। यानी दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? पंचमहल। यानी पंचमहल या मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और सब कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। यानी आगरा का लाल किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1565 से 1573 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। यह किला मूलतः ईंटों द्वारा निर्मित था। अब अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? यानी जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासक के शाही दरबार को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल है? आगरा फोर्ट। कौन है? आगरा फोर्ट।
लाल किला बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खासा महल, दीवान ए खार, ये सब महल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? चार मीनार, यानी चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में से सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बीबी का मकबरा दिलरास बानो बेगम ने बनवाया था। ताजमहल मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। एतमाद उल दौला मिर्जा गियास बेग के लिए बनाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? कुतुब शाही मकबरे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जहांगीर किला चारों ओर किससे घिरा है? जल से, यानी मरूद जागीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मारूड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? जहांगीर का किला। कौन है? जहांगीर का किला। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ में है? दिल्ली में, यानी हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दिन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण सन 1656 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो लाल किले से 500 मीटर दूरी पर स्थित है, जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगाबाद में 1664 से बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का मस्जिद हैदराबाद के द्वारा संपूर्ण किया गया था औरंगजेब के द्वारा। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मस्जिद है। कौन? मक्का मस्जिद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मारकों स्थानों का उनका सही स्थान के साथ मिलान करें। ठीक है, चलिए मिलान कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। पहले गोलकुंडा का किला जो कि हैदराबाद तेलंगाना में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, दिन पनाह, रानी का बाग पानट गुजरात में। अब अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। अब देखते हैं कुछ संबंधित राज्य में निर्मित भारत के प्रमुख किले के बारे में। मेरगढ़ का किला जो है जोधपुर राजस्थान में, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर का किला ग्वालियर मध्य प्रदेश में, लाल किला दिल्ली में, गोलकुंडा का किला तेलंगाना में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। अब अगला देखते हैं आगे, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा दयाल दास थे। निरंकारी आंदोलन की स्थापना 1851 में बाबा दयाल दास ने सिख धर्म के सामाजिक सुधार लाने के उद्देश्य से की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? फतेह बुर्ज। कौन है? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज पंजाब के मोहाली में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी मीनार विक्ट्री टावर है, जिसकी ऊंचाई 328 फीट है। यह 1710 ईस्वी बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खां के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी। अब अगला क्वेश्चन है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर किसमें शहीद हुए थे? 1716 में। कब शहीद हुए थे? 1716 में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब के खालसा पंथ की स्थापित की थी।
खालसा खालसा सेना सैन्य कमांडर बंदा बहादुर मूल नाम लक्ष्मण सेन था। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ने किस कब में खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? श्री रकाब जंग साहिब नई दिल्ली, ये शामिल नहीं है। ठीक है, यानी सिख धर्म के 5 तख्त उन 5 गुरुद्वारों को कहते हैं जिनका सिख धर्म में विशेष महत्व है। जैसे 5 तख्त है अकाल तख्त अमृतसर, दमदमा साहिब, केशवगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहिब नांदेड़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? सिखों का, यानी आदि ग्रंथ सिखों का एक धार्मिक पुस्तक है। इस ग्रंथ के गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ ने मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब के आधारशिला रखी थी? श्री गुरु अर्जुन देव जी। श्री हरमंदिर साहिब को दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा एवं पवित्र स्थल है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन विश्व का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर जी ने। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। अब है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? श्री गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी जो कि 1469 से 1539 थे। इनके बाद गुरु अंगद देव दूसरे तथा गुरु अमरदास तीसरे गुरु हुए। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब में कब हुआ था? यानी 1669 में। कब हुआ था? 1669 में। यानी श्री गुरु नानक देव की जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तालबंडी नामक स्थान में 1469 में हुआ था। तालबंडी का नाम कालांतर में बदलकर नानकाना पड़ गया है। अब इन्होंने करतारपुर पाकिस्तान नामक एक नगर बसाया था। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। अब आगे देखते हैं चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ या सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ जो अनिवार्य रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अब अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। अब अगला है मध्यकालीन विविध। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे जिनका जन्म 1532 में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ गुजरात यानी एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, खजुराहो मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखंड दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, जबकि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध हिंदू धर्म है। अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें
स्वामी हरिदास जी से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तानसेन ने। ये तानसेन का जन्म सन 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं मध्य प्रदेश में। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन एवं रूस में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित है? ध्रुपद। किससे है? ध्रुपद। तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु था। तानसेन भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे। अब अगला क्वेश्चन है, शरिया कानून किसके समुदाय से संबंधित है? मुस्लिम से, यानी शरिया कानून मुसलमान समुदाय से संबंधित है। अब है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग किसके वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से संबंधित है। वारंगल तेलंगाना की रानी रुद्रमा देवी 1265 से 1279 ईस्वी तक काकतीय वंश से संबंधित थे। अब है, महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? उज्जैन से। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन में स्थित है। यह भारत का सबसे 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडो कहा जाता था? कोल्लम को, यानी कोल्लम शहर को प्राचीन समय में डेसिनगनाडो कहा जाता था। यह भारत में, यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुडी झील के निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? नागपुर में, यानी नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में यह स्थित है, जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। अब है, संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्होंने पारंपरिक तबला और सितारा के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? अमीर खुसरो को। किसे है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये प्रथम मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा। कौन है? सफदरगंज का मकबरा। अब है, सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है, जबकि ताजमहल आगरा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ तथा सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप घोड़े का नाम क्या था? चेतक। यानी महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वाभाविक बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। अब यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।